तो हम लोग ओजोन डिप्लीशन कर रहे थे, है ना? और किसी को याद है और मैं क्या-क्या कराने वाला था? थोड़ा-सा मुझे याद दिलाओ अगर किसी को याद आ रहा हो। ओजोन डिप्लीशन मुझे याद है मैं कराने वाला था। ग्रीन हाउस इफेक्ट बता दिया था नहीं ना? यस सर। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बता ठीक है। ओजोन डिप्लीशन तो मैं समझा ही देता हूँ। और मुझे दिमाग पे जोर डालना। ठीक है, चलो। तो चलो यहीं से स्टार्ट किया जाए ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन। देखो मैत्री स्थिर। देखो क्या है ओजोन स्फीयर पता था हम लोग डिस्कस कर चुके थे क्या ओजोन स्फीयर कहाँ पे होता है? यस सर। कर चुके थे ठीक है। तो देखो क्या होता है कि ओजोन का डिप्लीशन आखिर होता कैसे है ना? नॉर्मली हम कहते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि ये तो हो गई हमारी अर्थ और हम लोगों ने बात की थी कि अर्थ के ऊपर ओजोन की लेयर कितनी दूर तक है? किस लेवल पे है? कहाँ पर है? बोलो। अर्थ से कितनी डिस्टेंस पे है? भूल गए इतनी जल्दी? मैत्री यस सर। बोलो बोलो बेटा ओजोन की लेयर कितनी दूर है अर्थ से? 50 किलोमीटर। भूसा पड़ेगा तेज से। अलीना बताओ। सर 8 to 15। तुम्हारे भी दो भूसे पड़ेंगे। 8 to 15। पढ़ाई नहीं कर रहा दोनों लोग हैं। तो 100 to 150। सर गोली मार दूंगा तुमको मैं। 100 to 120। अच्छा ये बताया था हमने। बताया था कि नहीं बताया था? देखो भाई याद रखा अगर तुम लोग याद नहीं रखते हो। रिवीजन कराऊंगा सबसे पूछूंगा भी कि तैयार है ना? ठीक है सब लोग तैयार हो ना रिवीजन के लिए? मैत्री तुम थी नहीं लास्ट क्लास में रिवीजन वाले में? क्या जी? देखो मैंने आपको बताया था कि 23 टू याद आया 25 किलोमीटर पे ओजोन। नहीं बताया था? यस सर। वो जो आप बता रहे थे 50 किलोमीटर वो 50 किलोमीटर पे स्ट्रेटोस्फीयर है। तो मैंने बताया था कि देखो पहले ट्रोपोस्फीयर आता है याद आया? मैंने कहा था ट्रोपोस्फीयर आता है। ट्रोपोस्फीयर की एवरेज जो हाइट है वो 10 किलोमीटर है। मतलब इक्वेटर पे क्या है ये 14 टू 18 किलोमीटर है और पोल्स पे कितनी है 7 टू 8 किलोमीटर। तो टोटल एवरेज इसकी हाइट 10 किलोमीटर के आसपास है ना? फिर उसके बाद जब हम अर्थ की सरफेस से नापते हैं तो अप टू 50 किलोमीटर कौन है? तो ट्रोपो हो गया 10 तक और 10 से फिर नीचे क्या है नीचे से 50 तक क्या है स्ट्रेटोस्फीयर। उस स्ट्रेटोस्फीयर में 23 से 25 किलोमीटर की हाइट पे 2 टू 3 किलोमीटर मोटी क्या है ओजोन की लेयर है ना? ये 23 टू 25 किलोमीटर हाइट कहाँ? सरफेस ऑफ अर्थ से। और ये कितनी मोटी है? 2 टू 3 किलोमीटर थिक है। ठीक है। अब क्या होता है कि ओजोन का फॉर्मेशन तो यूवी रेज यहाँ पे पड़ती है। तो यूवी रेस की प्रेजेंस में यूवी रेस के फॉल होने से ओजोन का फॉर्मेशन होता है यूवी रेस की वजह से। तो यूवी रेस पड़ने की वजह से O2 और O मिल जाती है और मिल करके O3 का फॉर्मेशन करती है। ये होता है यूवी रेस की वजह से। तो यूवी रेस ही ओजोन को बनाने का काम करती है और साथ में क्या होता है कि ये यूवी रेस को फिल्टर करने का काम करता है। तो यहाँ पे दो तरह के अल्ट्रावायलेट रेज आती है। तो यहाँ पे आ रही है यूवी रेज आ रही है। तो ये जो यूवी रेज आ रही है ये दो टाइप की यूवी रेज होती है। कौन कौन सी? अल्ट्रावायलेट ए एंड बी है ना? तो अल्ट्रावायलेट ए तो बहुत हार्मफुल होती हैं। उसको तो ये ए को तो यहीं पे रोक लेते हैं है ना? उसका कुछ अमाउंट में अल्ट्रावायलेट बी रेज क्या होती हैं ये यहाँ पर आ जाती हैं अर्थ की सरफेस तक भी आ जाती हैं। इन्हीं की वजह से क्या होता है ये अल्ट्रावायलेट बी रेज आती हैं यही क्या करती है हमारी बॉडी में मेलेनिन का फॉर्मेशन करती है ना? अब ओजोन इस तरह से क्या करता है अल्ट्रावायलेट को फिल्टर करने का काम। यूवी रेज अगर अर्थ की सरफेस तक आ जाए
तो यूवी रेस का इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यूवी रेस का, कोई बताया, कौन बताएगा, बोलो भाई। सर स्किन कैंसर। वेरी गुड, एक तो स्किन कैंसर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग होगी कि नहीं होगी, Yes, sir. यस सर। ग्लोबल वार्मिंग होगी, है ना। एक और चीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्नो ब्लाइंड डिजीज। ये क्या होता है, इस डिजीज में, है ना, आइरिस का इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो, है ना, आइरिस में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, इस डिजीज को हम स्नो ब्लाइंड डिजीज बोलते हैं, ये इसी की वजह से, है ना। तो अब होता क्या है कि अब ये किस तरह से ये अफेक्टेड किस तरह से, है ना, ये बात को हम लोग समझ। तो मैंने कहा कि ओजोन की O3 क्लियर है। अब क्या है, ग्रीन हाउस हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ग्रीन हाउस गैसेस पढ़ चुके हैं ना, यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब क्या होता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC, है ना। तो CFC मैंने आपको बताया होगा कि CFC की जब हम लोग बात करते हैं तो CFC क्या है, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। तो CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC में क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पे हमको पता है कि एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, एक फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है और एक कार्बन का मॉलिक्यूल है। यहाँ पर जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है ये हाईली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल, यही मॉलिक्यूल मामला गड़बड़ करता है। अब CFC का जो ये मॉलिक्यूल है, ये CFC का मॉलिक्यूल ये जाता है और ओजोन के साथ में रिएक्ट करता है। अब ये CFC का जो मॉलिक्यूल ओजोन के साथ में रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, मैं नेक्स्ट पेज में बताऊंगा, है ना। अब ओजोन की सरफेस पे गया तो हमने पढ़ा क्लोरीन, क्लोरीन और कार्बन, यहाँ पे क्लोराइड का हाईली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल। अब ये क्लोराइड का जो हाईली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है ये ओजो O3 पे अटैक करता है। O3 पे अटैक करने के बाद एक्चुअली ये चेन रिएक्शन बनाता है। कैसे चेन रिएक्शन करता है, अब यहाँ पर ये बनाएगा ClO, अभी भी ये एनर्जेटिक मॉलिक्यूल। ClO को हम क्या क्या बोलते हैं, ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, है ना। तो ये बनाएगा और साथ में O2 बनाएगा, O2 यहाँ पे रिलीज। अब ये ClO के साथ भी जुड़ा नहीं रहेगा, अब ये क्या करेगा, ClO इसको, ये जो ClO है ना, ये ब्रेक होगा जाकर के Cl, अब ये एनर्जेटिक मॉलिक्यूल रहेगा और प्लस O में, इस O को हम लोग बोलते हैं क्या, नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। तो ये क्या करता है, कुल मिलाकर के अगर इसको हम शॉर्ट में देखें तो जो ClFC है ये ओजोन के मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है, इसमें ब्रेक करता है, O2 में ब्रेक कर देता है और O में ब्रेक कर देता है, ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन। इस तरह से डिसोसिएशन होने की वजह से, और यहाँ पर ये जो एक CFC का मॉलिक्यूल है ये 10,000 O3 के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने की कैपेसिटी रखता है, 10,000 O3 के मॉलिक्यूल को। तो ये क्या करता है, अब इसके बाद क्या हुआ, ये वाला जो क्लोराइड फ्री हुआ ये नेक्स्ट O3 अगली ओजोन पे अटैक करेगा, दूसरे ओजोन पे अटैक करेगा। इस तरह से चेन रिएक्शन करती रहती है और ये एनर्जेटिक जो क्लोराइड का मॉलिक्यूल है ये 10,000 ये ओजोन के मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसकी वजह से धीरे धीरे ओजोन डिप्लीट हो रहा है। ओजोन के डिप्लीशन की वजह से क्या हो रहा है कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ के अंदर आना स्टार्ट हो चुकी हैं, और जहां पर ये अर्थ के अंदर आना स्टार्ट हो चुकी हैं वहां पे क्या हुआ, ओजोन की डेंसिटी कम हो गई। ओजोन की डेंसिटी कम हो जाने को ओजोन होल कहते हैं। कुल मिलाकर के ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पूरा का पूरा जो ओजोन है वो खत्म हो चुका है और अल्ट्रावायलेट रेज एक पार्क में गिर रही हैं। उन्होंने क्या किया हुआ, उस बायोलॉजिकल पार्क के पूरे प्लांट्स को बर्न कर दिया, जला दिया है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन डिप्लीशन कहते हैं, इसे ओजोन होल कहते हैं। एक और बात, ओजोन के जो सबसे बड़े होल है वो अंटार्कटिका के ऊपर है, एक कनाडा के ऊपर है, ठीक है। छोटे छोटे 22 हैं और 3 मेजर होल हैं, एक अंटार्कटिका के ऊपर है, एक कनाडा के ऊपर है और एक ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। ये सबसे बड़े होल्स में एक है। सर्दियों में होल ज्यादा बड़े होते हैं। अब नीट का क्वेश्चन है, सर्दियों में होल ज्यादा बड़े हो जाते हैं और गर्मियों में ये होल छोटे हो जाते हैं। इसका ये मतलब है कि ओजोन की जो रिएक्शन होती है, ओजोन जो डिप्लीशन का जो रेट होता है इस सिचुएशन का, वो लो टेम्परेचर पे ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसीलिए सर्दियों में होल बड़े हो जाते हैं तो नॉर्मली प्रॉपर दिखाई देते हैं और गर्मियों में होल छोटे। ठीक है, समझ आ गया क्या? Yes, sir. यस सर। नोट कर लो जो मैंने अभी लिखवाया बोर्ड पे, फिर आपको लिखवा देता हूँ। Sir, previous slide दिखाएगा. ठीक है,
डन सर, थैंक यू। एक मिनट सर। हाँ कोई नहीं कर लो। डन सर। ये वाला नोट करो। सीएफसी कहाँ से निकलती है? फ्रिज, एसी। ठीक है, और इसकी जगह आजकल हम क्या यूज कर, कौन सी गैस यूज कर रहे हैं? फ्रीऑन। जो मॉडर्न जो फ्रिजेज वगैरह आ रहे हैं ना, आपके घर में जो फ्रिज होगा उसमें फ्रीऑन ही गैस यूज कर, सर ये लेकिन है ये भी हार्मफुल, ये लेकिन ये उससे कम हार्मफुल है। सर ये कौन सी गैस है? फ्रीऑन पता नहीं यार, इसका कॉम्पोजिशन तो मुझे भी नहीं पता है ना, बट ये आजकल हम लोग ये यूज कर रहे हैं, मैंने पढ़ा है और यही क्वेश्चन है एक्चुअली। फ्रीऑन, रुको एक मिनट मैं देख लेता हूँ जरा, ने पूछा है तो मैं देख ही लेता हूँ फ्रीऑन कौन सी गैस है ये भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, लेकिन इससे जो सीएफसी प्योर सीएफसी हम लोग यूज करते थे ना, है ना, उससे ये कम हार्मफुल है फ्रीऑन। यस। सर हम्म। सर ये आपने ClO लिखा, उसके बाद Cl और प्लस O लिखा सर, उसके बाद आपने O3 क्यों लिखा नीचे? वो मतलब ये दोबारा जो एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है ना, ये अगले ओजोन पे अटैक करेगा ना, इस तरह चेन रिएक्शन करेगा ना, तो ऐसे 10,000 मॉलिक्यूल को अटैक करेगा। सर लेकिन ये तो अकेला क्लोरीन है ना? हाँ तो क्लोराइड एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है ना, ये जाके अटैक करेगा, ये इसके ऊपर स्टार भी तो मैंने बना रखा है। ओके सर। सर नहीं मतलब उसको फ्री F और C इलेक्ट्रॉन भी तो चाहिए होंगे ना, तभी तो वो वापस फर्स्ट रिएक्शन पे जाके ओजोन को वो करेगा रिड्यूस। क्या चलेगा, क्या क्या चाहिए होगा? F और C फ्री मॉलिक्यूल्स। ना ना ना, वो नहीं चाहिए, अब ये फ्री हो गया। अब ये हाईली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल ये चेन रिएक्शन करता रहेगा, एक के बाद एक के बाद एक ब्रेक करता रहेगा, ये अकेले ही काम करता रहेगा। ओके सर। इसीलिए तो ज्यादा हार्मफुल है ना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल 10,000 मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो रिएक्शन कितनी तेज हो रही है समझो ना। ये भी हाइड्रोजन, क्लोरीन और ब्रोमीन से मिलकर बना होता है, ये बना होता है, ये है CFC, समझे, इसको CFC और या HCFCS कहते हैं। ये है हाइड्रो हाइड्रो क्लोरो फ्लोरोकार्बन बोलते हैं फ्रीऑन को, या क्लोरो फ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं इसको, CFC भी इसी को बोलते हैं। फ्रीऑन मतलब है ये वही फ्रीऑन ही है, समझे, लेकिन आजकल जो फ्रीऑन हम लोग सॉरी है ये CFC ही, लेकिन आज की डेट में जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये कम हार्मफुल है, बाकी जो पहले यूज होती सर इसका है नाम क्या उसको, बोला आपने? क्या जो मैंने अभी बताया, HCFC। HCFC है हाइड्रो क्लोरो फ्लोरोकार्बन। यस सर। सर मैं पूछ रही थी, आपने जो बोला ना 10,000 O3 मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना है सर, उस वो तो आपने ClFC के नीचे लिख रखा है ना? ना वो तो वही चक्कर है ना अरे ये क्लोराइड आया कहाँ से बेवकूफ चंद, ये कहाँ से आया, यही तो आया ना, तो एक यस सर। मॉलिक्यूल गया, एक सीएफसी गया, खेल तो इसी ने किया, एक सीएफसी गया, उसका क्लोराइड उससे अलग हुआ, अब उसने क्या किया, उसने अब इसने रिएक्शन की O3 से, अब ये क्लोराइड जो इससे अलग हो रहा है, यही क्लोराइड आगे आगे जाके 10,000 मॉलिक्यूल, तो एक ओजोन से जो एक सीएफसी से जो क्लोराइड का मॉलिक्यूल निकला है वो कितने को डिस्ट्रॉय करेगा, 10,000 को करेगा ना। सर मतलब रिड्यूस तो Cl कर रहा है ना? हाँ हाँ, ओके तो सर। ये आया कहाँ से, सोर्स तो यही है ना, सीएफसी ही तो है इसका सोर्स, यस सर, सोच वही। ये कहने का मतलब। ठीक है, तो चलो नोट करो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन
chlorofluorocarbon react with O3 and breaks down into oxygen and nascent oxygen, breaks down into oxygen and nascent oxygen. Full stop. By this way, the energetic molecule of CFC, by this way, energetic molecule of CFC start chain reaction. Energetic molecule of CFC start chain reaction and it destroy 10,000 O3 molecule. Full stop. Due to depletion of ozone, thickness of ozone layer reduces. This is called ozone hole. Full stop. From these depleted layers, ultraviolet rays from these depleted layer, UV rays from these depleted layer, UV rays enters into from these depleted layer, UV rays enters into from these depleted layer, UV rays enters into atmosphere, and increases the average temperature of Earth, and causes global warming. क्लियर भाई? यस सर. ठीक है. अच्छा एक बात और बताओ, पोल्यूशन बता दिया था, नॉइस पोल्यूशन बता दिया था? बोलो बच्चों, नॉइस पोल्यूशन चेक करो जल्दी से. नो सर. नहीं, चलो बता. तो मैत्री बताओ नॉइस क्या होता है? सर हमारे एनवायरनमेंट में जो नॉर्मल मतलब एस्टिमेटेड अमाउंट होता है एक आवाज का, उससे ज्यादा शोर करना नॉइज होता है. The unpleasant sound. अच्छा, अनप्लेजेंट साउंड. सर मतलब जो एनवायरनमेंट में नॉर्मल जो रेंज होती है वॉइसेस की, उससे ज्यादा बढ़कर मतलब वॉइस मतलब नॉइस करना. यार देखो क्या बोलते हैं, मेरी एक छोटी सी भतीजी है ना, तो हारमोनियम सीखती है. ठीक है. अब वो मेरे स्टूडियो के बगल में हारमोनियम बजाने लगती है. मैंने उसको 2-4 बार डांटा. मैंने बोला तुम शोर क्यों मचाती हो? Was it noise or not? मैंने बोला तुम शोर मचाती हो, डिस्टर्ब करती हो मुझे. यहाँ नहीं यार, मैंने कहा भाग जाओ अपनी हारमोनियम लेकर के. हैं? Was it noise or not? बताओ अलीना, है कि नहीं है? Yes sir. तो वो तो म्यूजिक गा रही थी यार. वो तो कह रही थी कि डैडी मैं तो म्यूजिक
सीख रही हूँ, मैं कह रहा था तुम शोर मचा रही हो, तो वो सही है या मैं सही हूँ बताओ? सर मतलब अगर वो सितार बजा रही होती तो नॉइज नहीं होता वो, क्योंकि जो हारमोनियम बजाया ये कहाँ लिखा है भैया? हैं? ये आदमी हारमोनियम बजाएगा वो नॉइस है और सितार बजाएगा वो नॉइस नहीं है। आर्यन, वाज इट नॉइज और नॉट? सर दोनों के ओपिनियन के हिसाब से अलग-अलग हो जाएगा, जैसे आपके लिए राइट, नॉइज़ हो जाएगा। excellent, right. So science do not have any definition of noise. You cannot define noise. आप कहते हो कि आप रॉक और पॉप सुनने के आदी हो और आपके पिताजी कहते हैं कि यार तुम शोर मचाते हो घर पे, ठीक है? That is music for you and that is noise for him. In the same time आपकी दादी ओपेरा सुनने की आदी है और तुम्हें लगता है यार एक औरत गला फाड़ के चिल्ला रही है और दादी उसको सुन रही है, वो भी इतनी तेज तेज, तुम्हें वो नॉइस लग रहा है, दादी के लिए तो म्यूजिक है। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द म्यूजिक एंड नॉइस एंड साइंस डू नॉट हैव एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ म्यूजिक नॉइस। इट्स जस्ट यू कैन से परसेप्शन। ये आपका अपना अलग अलग परसेप्शन, एक चीज जो किसी के लिए म्यूजिक है दूसरे के लिए नॉइस। तो अब साइंस कहती है कि देखो भाई साहब हमें इस परसेप्शन से कोई लेना देना, हमारा सीधा सीधा से ये मतलब है कि वो कोई भी आवाज जो हेल्थ हजार्ड है, जो आपके हेल्थ को अफेक्ट करती है, उसको अपन नॉइस। उसके लिए उन्होंने एक तरीका क्या अपनाया कि उन्होंने कहा कि हम एक यूनिट ले लेते हैं और आप सबको पता है कि हम लोग लाउडनेस को किसने नापते हैं? डेसिबल में। डेसिबल में तो नापते ना, है ना? तो साइंस ने कहा कि देखो भाई साहब लाउडनेस को नापा जाता है डेसिबल, और उन्होंने कहा कि डेसिबल का वो लेवल जो ह्यूमन के हेल्थ को हैजार्ड करे वो क्या है? नॉइस। ठीक है। अब इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो एक्ट है उसी में नॉइस को इंक्लूड किया गया है ना? तो नॉइस पोल्यूशन उसी में आता है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट में आता है ना? तो भारत सरकार का अपना अलग 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 नॉर्म है और इंटरनेशनल नॉर्म्स अलग अलग। तो हम लोग जब नॉर्मली बात करते हैं, नॉर्मल टॉपिक, हम लोग जो नॉर्मल बात करते हैं कितनी आवाज पैदा होती है? बस यही क्वेश्चन है। 30 से 35 डेसिबल की। जैसे मैं हम आप पढ़ रहे हैं तो हम आप बात कर रहे होंगे तो 25 से 30 के बीच की डेसिबल की हमारी आपके अभी कन्वर्सेशन। अगर हम आप फिजिकली क्लासरूम में होते तो हम आप इसी लेवल पे बात कर रहे थे, 30 से 35, है ना? नॉर्मल टॉकिंग, ठीक है। और जब उनका ये कहना है कि अब नॉइज का लेवल क्या है, तो अच्छा डे और नाइट का भी अलग थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन कॉमर्शियल एरिया में तो उनका कहना है कि कॉमर्शियल एरिया में भाई साहब अगर आप 60 टू 65 डेसिबल से ऊपर की आवाज पैदा करते हो तो आप नॉइस पैदा करते हो, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रियल, ये इंटरनेशनल नॉर्म है। इंडस्ट्रियल एरिया में अगर आप 75 से 85 डेसिबल से ऊपर की आवाज पैदा कर रहे हो तो आप नॉइस पैदा कर रहे हैं। और रेजिडेंशियल एरिया में अगर आप 45 डेसिबल से ज्यादा की आवाज पैदा कर रहे हैं तो आप नॉइस पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द मेजर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ आया? नोट करो। और ये इंटरनेशनल नॉर्म्स भी है, जो मैं आपको लिखा रहा हूँ ये इंटरनेशनल डेटा है। तो साइंस ने कहा कि देखो हम परसेप्शन की बात ही नहीं करेंगे, आप चाहे गाना गाओ, चाहे आप पटाखे फोड़ो, चाहे आप म्यूजिक बजाओ, चाहे आप तोड़फोड़ करो, अगर डेसिबल का लेवल ये है इन जगहों पे तो आप शोर मचा रहे हो, और अगर इससे नीचे है तो आप शोर नहीं मचा रहे हो, जो है जो आप कर रहे हो सही है, ठीक है। तो सर नॉइस लेकिन का, क्लासरूम में हाँ सर क्लासरूम में तो लेकिन 60 डेसिबल से ऊपर होता है क्लासरूम। सर बहुत हल्के भी बात करते हैं ना तो भी टीचर यही कहते हैं स्कूल में सर। जोर मत मचाओ, ठीक है। सर तो वो क्लासरूम में माइनस होना चाहिए माइनस पे क्यों? सर, क्योंकि बात ही नहीं करने देते हैं, जो बात करता है उसको बोलते हैं कि भैया वो देखो क्लासरूम, आप समझो बात को, टीचर लोग गलत नहीं कहते हैं। हॉस्पिटल और स्कूल और गवर्नमेंट ऑफिस, इसके बाहर एक हॉर्न बना होता है, उसमें स्लैश लगा होता है, वो तो होता नहीं होता है? यस और क्या सर। लिखा होता है? बोलो, लिखा होता है ना साइलेंट जोन, ठीक है। और कुल मिलाकर के अगर 4 लोग बात कर रहे हो, हम आप 4 लोग अगर मिलकर बात करें कहीं पे किसी भी जगह पे, 4 लोग मतलब प्रॉपर जैसे बात नहीं करते हम लोग,
तो आप समझो वो 60 डेसिबल क्रॉस करते हैं। सर नहीं, मतलब क्लासरूम और लाइब्रेरी में अंतर तो होना चाहिए ना। हाँ तो वो तो अंतर होता है भाई। हाँ सर, वही बोल रही थी मैं। अच्छा, तो लाइब्रेरी साइलेंट जोन है, वैसे क्लासरूम भी साइलेंट जोन होता है। सर चलो, हमारे यहाँ तो लाइब्रेरी में बिल्कुल बात ही नहीं कर सकते। बात नहीं कर सकते लाइब्रेरी में, अच्छी लाइब्रेरी में कहीं भी बात नहीं कर सकते, तो साइलेंट जोन होता है, बिल्कुल प्रोहिबिटेड होता है एकदम से। और क्लासरूम में भी कुछ टीचर बिल्कुल बात नहीं करने लगते, करनी भी नहीं चाहिए और सर कुछ टीचर तो खुद ही बात करते हैं। भाई। हाँ ये बात भी सही है, तो लोग साइंस को फॉलो नहीं करते, ठीक है, तो ये नॉइस हो गया। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि परमानेंट डीफनेस के लिए क्या तरीका है, आदमी कब परमानेंट डीफ हो सकता है? परमानेंट डीफ, सर जब उसका हियरिंग लेवल 30 या 10 से कम हो। नोट करो, if a person is continuously if a person is continuously getting more than if a person is continuously getting more than 80 decibel sound for 8 hours, for 8 hours, his hearing capacity will lose gradually and he will become permanent deaf. He will become permanent deaf. अब नॉइज पोल्यूशन के जो सोर्सेज हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ट्रेन, ट्रक, ट्रैक्टर, ये सब आते हैं 100+ डेसिबल वाले, ठीक है। और दूसरा आता है बॉम्ब या शेलिंग, है ना, बोफोर्स वगैरह से फायर होता है ना, शेलिंग, तो बॉम्ब शेलिंग, तो ये होते हैं 120 डेसिबल। फाइटर जेट आपके बगल में अगर स्टार्ट हो जाए तो आप ऑन स्पॉट बहरे हो जाओगे। अगर आप 10-20 फीट की दूरी में 10 फीट की दूरी में भी खड़े हो और फाइटर जेट स्टार्ट हो जाए तो आप तुरंत बहरे हो जाओगे। अगर कोई बंदा हार्ट का पेशेंट है, हार्ट अटैक हो जाएगा उसको, इतने झटके से स्टार्ट होता है। ये भाई साहब 140 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करता है। और सबसे खतरनाक जो सोर्स है, रॉकेट और मिसाइल, इससे ज्यादा कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस करता। ये प्रोड्यूस करते हैं कितनी, 180 डेसिबल की, प्लस 180 डेसिबल, मतलब इसमें तो आदमी सर्वाइव ही नहीं कर सकता 180 डेसिबल। सर सर जो आपने ट्रेन का लिखा हुआ है सर, तो ऐसे तो गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, स्टेशन के पास क्या कहते हैं, घर बनाने से बैन कर देना चाहिए। स्टेशन के वो तो क्राइटेरिया है ना, गवर्नमेंट एक्वायर करके रखती है स्टेशन के आसपास एक पर्टिकुलर, वो अब जो पुराने बने हुए उनको तो नहीं हटा सकते हो ना, लेकिन वो जो एक पर्टिकुलर एरिया होता है इसीलिए ट्रेन का, वो उसके आसपास आप घर नहीं बना सकते। यस सर, क्योंकि हाईवे की भी देखो, हाईवे की भी दोनों तरफ एक पर्टिकुलर लिमिट तक प्रोहिबिटेड होता है ना, 120 फीट, 20 से लेकर के 120 फीट तक आप नहीं बना सकते। जैसा हाईवे, एरोसिटी, हर जगह सर, लेकिन मैंने पर्टिकुलरली स्टेशन का देखा था कि वहां पर मतलब आगे घर बहुत सारे थे, ऐसा कुछ। मैं तो एक्चुअली क्या चक्कर है ना कि एक जो चीजें पहले से बनी हुई एस्टेब्लिश्ड है ना, तो गवर्नमेंट के पास भी अपनी लिमिटेशन है, उससे ज्यादा वो मतलब इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते। मतलब हर चीज को मतलब वो लॉ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, लॉ के फॉर्म बहुत सारी चीजें नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। मतलब वो फिर एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट अगर किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करती है, तो जैसे हाईवे के सामने किसी का घर आ रहा है, गवर्नमेंट उसको पैसे देती है और तोड़ देती है, ठीक है, पैसे दे दिए तो इन्फॉर्मेशन कर दी, फिर तुम घर पे सो भी रहोगे तो भी गवर्नमेंट बुलडोजर चला ही देगी। एक बार चेक कर लेंगे, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वरना वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। अभी मैं देख रहा हूँ ऐसा हो रहा है अभी भी। और गवर्नमेंट जब वो करती है तो दैट इज दे डू इट फॉर द पब्लिक वेलफेयर। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर पब्लिक वेलफेयर के नाम पे किसी भी व्यक्तिगत आदमी की, पर्सनल आदमी की पर्सनल प्रॉपर्टी आ रही है, कि पर्सनल कोई भी चीज आ रही है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा।
लेकिन वहां पर हेल्थ हजार्ड के केस में गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, सिर्फ आपको मना कर सकती, प्रोहिबिटेड कर सकती, समझे ना, प्रोहिबिटेड, या आपको मना कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट प्रोहिबिशन का ये मतलब होता है, प्रोहिबिशन जो वर्ड होता है इसका ये मतलब होता है कि बहुत सारी लिखा होगा कि फोटोग्राफी इज प्रोहिबिटेड हियर, है ना। यस तो लेकिन वहां पे ये नहीं लिखा होता कि इसमें, तो प्रोहिबिटेड का मतलब ये नहीं कि आपको पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता, मतलब मना किया है। लेकिन कई बार लिखा जाता है कि फिर, और आप देखो कहीं कहीं ये नहीं लिखा होता कि फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड और कितना जुर्माना, ये भी लिखा होता है। यस सर, ऐसा देखा है। तो वहां पे वो दो चीज होगी, प्रोहिबिशन एंड ये पनिशेबल ऑफेंस, समझ गए। ये सर बेसिकली मैं जो घरों की बात कर रही थी वो घर नहीं थे, मतलब स्लम एरिया था, तो सर वो तो नहीं, रजिस्टर घर भी बने नहीं हुए है। हैं, बहुत सारे पुराने घर भी बने हुए हैं, बहुत सारी जगह पे प्राउड एरिया में प्ले स्टेशन बना हुआ है, प्रॉपर घर बने हुए हैं, तो गवर्नमेंट नहीं हटा सकती उसके लिए, उनको हाँ डेवलपमेंट के नाम पे हटा सकती है जितनी जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा नॉइस का जो क्राइटेरिया होगा। नॉइस क्या क्या करता है, नोट करें। नॉइस नॉइस इम्पेयर दी कम्युनिकेशन, बोलने का जो होता है कम्युनिकेशन, नॉइस इम्पेयर दी कम्युनिकेशन, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी, इट अफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी, डाइजेशन, श्रिंकेज ऑफ स्किन, खाल सिकुड़ने लगती है, श्रिंकेज ऑफ स्किन, एंड इवन इट मे कॉज मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, तो इतने सारे चीजें कॉज कर सकती है। You won't believe, when I was in masters, जब मैं DU में मास्टर्स कर रहा था, तो there was a boy, he was from बिहार, और उनके एक रिलेटिव थे, वो दिखाने के लिए आए हुए थे दिल्ली में। उनके साथ समस्या क्या थी कि वो रेलवे में गार्ड थे, है ना, और जब उन्होंने नौकरी छोड़ी तो उनको नींद नहीं आती थी रात, और वो सोते ही नहीं थे, और रात रात भर जगते रहते थे, उनकी धीरे धीरे पागलों जैसी हालत हो रही थी। तो फाइनली उनको एम्स में रेफर किया गया, इवन आई वेंट टू एम्स अलोंग विद हिम, तो पर्ची वर्ची बनवा के अपन भी गए। तो एम्स में 6 डॉक्टरों के पैनल था, ठीक है, कई तरह से कई टाइप के वो डॉक्टर्स होते हैं। उन्होंने उस पर पूरी एनालिसिस किया, और उन्होंने बोला कि इनको कोई मेडिसिन देने की जरूरत नहीं, और नींद की मेडिसिन तो बिल्कुल मत दो, इनकी हेल्थ को बहुत अफेक्ट करेगी, बिल्कुल मेडिसिन दें। तो हमने भी सोचा कि ये क्या पागल पगने भाई, दिखाने के लिए लाए हैं, दवा दो तब तो आदमी ठीक होगा। उन्होंने बोला कुछ नहीं करो, चांदनी चौक चले जाओ, और वहां पे दुकानें हैं बहुत सारी, वो इंस्ट्रूमेंटल आपको वीडियो, उस समय सीडी आती थी, तो ये बाकी सब ये सब नहीं था, तो सीडी उस समय आती थी। तो बोले कि एक सीडी ले आओ जाकर के, जिसमें इंस्ट्रूमेंटल की सीडी, जिसमें कि रेलवे की आवाज हो, रेल के चलने की आवाज आती ना, आवाज खड़खड़ खड़खड़ आती ना आवाज, है यस ना। वो इंस्ट्रूमेंटल सीडी लेके आए, और बोले कि जब इनको सोना हो तो एक टेप रिकॉर्डर में लगा, सीडी प्लेयर में लगा के चला दें, ठीक है, तो ये सो जाए। तो हमें बहुत पागलपन का आइडिया लगा, लेकिन 6 डॉक्टरों ने रिकमेंड किया था एम्स पे, तो करना पड़ा। और बस वो जब सोते थे तो वो लगा दिया जाता था, उनको नींद आ जाती है, जब तक वो सीडी प्लेयर चलता रहता था, सीडी खत्म नहीं होता तब तक वो सोते रहते थे। जब वो दोबारा जग जाते थे, तो दोबारा से फिर से सीडी प्लेयर रिप्ले करना होता, समझे, जिस रूम में सोते थे। So these are the actually mental disorder which causes by, I practically I have seen. So actually the noise pollution that causes mental disorder, it causes some nervous disorder और digestive problem और skin problem, बहुत सारी प्रॉब्लम कॉज करती है indirectly ये waves जो हमारी बॉडी, ठीक है। तो ये था हमारा भाई नॉइस पोल्यूशन, क्लियर है। सर एक चीज पूछनी थी। बताओ भाई, 2 चीज पूछो। सर जैसे उनको ये मतलब ट्रेन की आवाज सुनने से होता था, सर ये जो लोग मतलब जो लोग म्यूजिक और सुनते हैं और मतलब जिनको सुनना बहुत पसंद होता है, तो सर उनको भी पागल हो सकते हैं? नहीं, वो पागल नहीं हो सकते एक्चुअली। तुम देखो ना, जो ब्रांडेड वाले वो आते हैं ना, हेडफोन्स आते हैं, ठीक है, अब आने वाली जनरेशन आधी बहरी होगी और कुछ थोड़ा ना होगा। तो जो ब्रांडेड हेडफोन वगैरह होते हैं वो इसीलिए महंगे होते हैं, क्योंकि उनका जो डेसिबल होता है वो डिफाइंड होता है, उससे ऊपर वो डेसिबल आप कितनी भी तेज सुनोगे उससे ऊपर वो डेसिबल प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, ठीक है। ओ, आपने देखा होगा जो डीजे जो बजाने वाला होता है ना, वो क्या करता है, अंदर ईयर मफ लगाया रहता है और ऊपर से वो हेडफोन लगाया रहता है। वो हेडफोन गाना थोड़ा सुन रहा होता है, वो साउंड प्रूफ होता है जो हेडफोन होता है जो लगा के रखते हैं वो लोग।
कभी देखा है बोफोर्स से जो फायरिंग करते हैं वो एक हेडफोन टाइप का लगा के रखते हैं, या फिर जो लोग यस वो सर, है ना प्लेन को जो पार्क शूटिंग करवाते करते हैं, एरोप्लेन पार्क कराने वाले, जेट प्लेन पार्क कराने वाले, वो कान में लगा के रखते हैं ना, यस यस सर। वो डबल ईयर मफ लगा के रखते हैं, इसीलिए वरना वो बहरे हो जाएंगे, ऑन स्पॉट बहरे हो जाएंगे। तो ये था नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। तो पोल्यूशन हमारा ओवर हो गया, और कुछ हो तो बताओ। इंट्रोडक्शन का पूरी बायोलॉजी इनफेक्ट ओवर हो गई। बताओ भाई, अलीना, शिरीन, आर्यन, मैत्री, ये बताओ कि किसी पार्ट में कहीं पे, देखो हमने सिलेबस खत्म कर दिया है ना, कंप्लीटली पूरी बुक आपकी खत्म कर दी, किसी भी पार्ट में किसी भी पॉइंट में कहीं पर आपको किसी को कोई दिक्कत हो बताओ पहले, पूरी सर। बायोलॉजी की बात करो। हाँ सर एक बार जो रिड्यूस सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग मुझे सिर्फ 5th चैप्टर एक और बार समझना था। कौन सा चैप्टर? एनसीईआरटी है नहीं मेरे पास। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कौन सा? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखो मैं एक एक चैप्टर करके अब रिवीजन कराने वाला हूँ। देखो अब क्या होगा ना, आज के दिन ही आपकी क्लास होगी, ठीक है। तो जो 5:30 बजे वाली क्लास, अगर किसी की मिस हो जाए तो मैं बता दे रहा हूँ। तो क्या है कि जो 5:30 वाली क्लास होती है ना, तो पहले क्या होता था, 5:30 वाली क्लास अब कब होगी, मंडे को, और ये 7:15 वाली कब होगी, ये होगी फ्राइडे। तो मंडे फ्राइडे हम लोग क्लास करेंगे, है ना। अगर किसी को, देखो मंडे वाले में मैंने क्या किया, रिवीजन करा दिया। कौन सा चैप्टर रिवीजन कराया? 2 चैप्टर रिवीजन कराया। मैथिली आप नहीं थी वहां, तो पहले पहला और दूसरा चैप्टर थी तो 2 और हाँ आप 1 और 2 करा रहे थे, मैं उसमें थी। तुम? अच्छा, आमना नहीं थी इस मतलब है, आमना नहीं थी शायद। हाँ। तो अब क्या, जैसे इसी में अभी हर्षित नहीं है, तो अब क्या है कि अगर किसी का मिस हो जाए तो आप आगे पीछे कर सकते हो, मतलब मुझसे पूछ करके आप, मैं बता दूंगा। लेकिन कोशिश करना कि मिस ना हो, आप अपने ही क्लास में करो, ठीक है, तो रेगुलरिटी बनी रहेगी, है ना। तो अब इसमें आपकी क्लास में मैं चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड, है ना, ये 2 रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। सर चैप्टर सर फर्स्ट, हाँ बताओ। सर ये दूसरे वाले बैच में आप पीछे से शुरू कर दीजिए ना। नहीं, क्यों? सर क्योंकि मतलब बाकी चैप्टर कंपैरेटिवली सर इजी है जेनेटिक्स के, मतलब वो कंपेयर कर अरे नहीं मैत्री, वेटेज बराबर है। टफ टफ जरूर तुम्हें लग रहा है, ठीक है। जितना मॉलिक्यूलर वेटेज, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का वेटेज है, उतना ही वेटेज ह्यूमन रिप्रोडक्शन का भी है, समझ रहे हो ना। और बोर्ड के लिए, मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, बोर्ड में दोनों बराबर हैं। देखो वो तो तुम नीट के एंगल से उसको देख रहे हो, है कि नहीं। नीट तो भी टाइम है, लेकिन अगर आप बोर्ड के एंगल से देखोगे तो आप देखना, रिप्रोडक्शन से, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन तुम्हें वेटेज में ज्यादा मिल जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पूछ लिया, oogenesis पूछ लिया, है ना। नहीं सर, बात को नहीं है सर, मैं बोर्ड के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो सर रिप्रोडक्शन, हाँ सर वेटेज तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स का बहुत ज्यादा है हो मतलब जाता है। सर, लेकिन सर फिर भी जेनेटिक्स उतनी मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं रहता, तो सर टॉपिक ध्यान में नहीं अरे मैं पूरा रहता। कराऊंगा, तुम टेंशन मतलब, पूरा रिवीजन, एक एक हेडिंग रिवीजन कराऊंगा, और जहां पे जो भी दिक्कत होगी, अगर आपको किसी एग्जांपल में भी दिक्कत होगी, आई विल एक्सप्लेन यू, बिल्कुल टेंशन नहीं। और रिवीजन तो 2-2 चैप्टर का हो रहा है ना, है कि नहीं, तो हो जाएगा जल्दी। फर्स्ट 5th चैप्टर तीसरी क्लास में हो जाएगा, ठीक। आ रहा है क्या तुम्हारे स्कूल स्कूल में आ रहा है क्या एग्जाम में? हाँ सर, कब टर्म आ आ रहा है? रहा है ना। चल रहा है क्या एग्जाम? सर टर्म 1 आ रहा है ना। टर्म 1 कब आ रहा है? सर अभी आ रहा है दिसंबर को। अरे दिसंबर प्रभु, अभी क्या हो रहा है, नवंबर में अपन आधे से ज्यादा 75% सिलेबस रिवीजन हो जाए, हो सकता है पूरा भी हो जाए। सर एक्चुअली नवंबर में एक्चुअली प्रैक्टिकल्स होंगे ना, फाइनल प्रैक्टिकल्स, तो इसलिए ज्यादा हो सकता है मिसेज हो ठीक है, जाएगा। मैं करा दूंगा, तुम बिल्कुल टेंशन नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लो, पूरा करा दूंगा, ठीक है। जिसका एग्जाम एग्जाम देखो, मैं एक चीज और बता दूं, अच्छा किस, देखो मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम टाइम पे भी अगर आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, आप निष्कर जी से बात कर लेना, मैं आपके एग्जाम टाइम में भी हेल्प कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके डाउट्स हैं, आप निष्कर जी से डिस्कस करो, मेरे से टाइम लो, है ना। इंडिविजुअली अगर किसी को जरूरत पड़ेगी तो मैं इंडिविजुअली भी, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो, आपके पूरे एग्जाम तक मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। आपको जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी, है ना, तो ऑफ द ट्रैक में बोल रहा हूँ कि आपको जब भी जरूरत पड़ेगी मैं टाइम निकालूंगा, आई विल गिव यू टाइम। अब देखो वो अनफॉर्चुनेटली ये बात अलग हो जाए कि मैं कहीं और आया हूँ या मैं कहीं और चला गया, मैं ट्रेवलिंग में हूँ, रास्ते में हूँ, तो नहीं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर आपको इस पूरे ड्यूरेशन में आपको आपको जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी, फॉर एवरी वन ऑफ यू, आपको जहां पे मेरी जरूरत पड़ेगी, बोर्ड में, बोर्ड के पहले, आपके स्कूल एग्जाम में, प्री बोर्ड में, जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी, आप निष्कर्ष जी से टाइम लीजिएगा, मैं आपको सुबह से शाम तक कभी ना कभी तो टाइम दे ही दूंगा, निकाल लूंगा आपके लिए टाइम, एंड विल डू दैट, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लो, चिल मारो एकदम से, बायोलॉजी को लेकर बिल्कुल टेंशन नहीं, राइट।
तुम्हारा एक चैप्टर अगर वो होगा तो मैं पूरा एक चैप्टर फिर से पढ़ा दूंगा टाइम देकर, इंडिविजुअली आपको पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन वाली इससे मतलब बहुत ज्यादा नहीं सर, ब्रीफ में नहीं, क्योंकि एमसीक्यू ही आना है, इसलिए सर सिर्फ इम्पोर्टेंट टर्म्स ना वन शॉट टाइप्स। सब बता दूंगा, सब बता दूंगा। देखो मैं करा क्या रहा हूँ, तुम पिछली वाली क्लास में तुम थी ना, मैंने एग्जाम आइडिया मैंने रख रखी है, एग्जाम्पलर मैंने रख रखा है, एनसीईआरटी में रखता हूँ साथ में, ठीक है, जो सिलेबस पढ़ा दिया वो तो मैं बुक साथ में रखता ही रखता हूँ। मैं आपको 4 सोर्स से करा रहा हूँ, उसमें से मैं आपको देखो वो क्वेश्चन सब बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा गया सीबीएसई में, ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया, ये क्वेश्चन आ चुका है ना, ऐसे आ चुका है, इतने वेटेज का आ चुका है। तो कुल मिलाकर के अगर आप कोई हेल्पिंग बुक नहीं पढ़ रहे होगे ना, तो भी मैं आपको उसके सब क्वेश्चंस आपको बता दूंगा, सिर्फ आपको रिवीजन कर, डायग्राम पे ध्यान देना है और रिवीजन कर। यस समझ आया भाई, है ना? तो रिवीजन अभी से किया जाए या रिवीजन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट किया जाए? नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास से सर। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट किया जाए ना? हाँ, तो यस हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और अच्छा बाकी लोगों से भी पूछा जाए, कुछ लोग बोलते ही नहीं। आ गया ये। आर्यन, बालक, यस सर, नेक्स्ट क्लास से करेंगे। अच्छा नहीं नेक्स्ट क्लास से तो करेंगे, लेकिन तुम ये बताओ बाकी सब क्लियर है? यस सर, अभी मुझे बस थोड़ा सा रिवीजन वगैरह चाहिए था। हाँ, पढ़ाई करते रहो, कोई दिक्कत तो बताना, ठीक है ना? किरीन बोलो बेटा। हाँ सर। ऑल वेल, सब कुछ क्लियर है? सर हाँ सर। बढ़िया चल रहा है ना सब कुछ? हाँ सर। कोई टेंशन? कोई एग्जाम की टेंशन, प्रेशर है क्या कुछ ऐसा? सर एग्जाम की तो होती ही है। अरे तुम्हारी आवाज बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा माइक्रोफोन पास में लाओ फिर बताओ। क्या सर? एग्जाम कोई आ रहा है? टर्म 1 आ रहा है क्या तुम्हारा भी? बोर्ड आ रहे हैं अब तो सर। बहुत ज्यादा प्रेशर है? अच्छा, तो टर्म 1 कब है तुम्हारे? हाँ सर। टर्म 1 कब से स्टार्ट है, कब से स्टार्ट है? हो गए सर। हो गए? अरे प्री बोर्ड ना सर, हो गए प्री बोर्ड? हाँ सर, मेरे भी हो गए। ओ तेरी, सर मेरे नहीं हुआ सर। तुम्हारे नहीं हुए? ठीक मेरे है, भी नहीं बढ़िया हुए है, सर। जताना जहाँ भी जरूरत हो, ठीक है ना? देखो आप सबके लिए नहीं, फॉर ऑल ऑफ यू, आप कभी भी कोई भी आपको दिक्कत हो, है ना, आप बिल्कुल जितने भी बोर्ड वाले बच्चे हैं, आप निष्कर जी से बोलो कि मेरे को टाइम चाहिए। और लेकिन ये ऐसा ना करना कि इमरजेंसी में बोलो सर को कल मुझे, आज ही सर से टाइम चाहिए मुझे, ठीक है? ऐसा नहीं करना, पहले से, है ना, करीब 2-3 दिन पहले से, मतलब मिनिमम 2-3 दिन पहले से आप पहले से निष्कर जी को बोल देना, हम लोग कोऑर्डिनेट कर लेंगे और बिल्कुल आपको मैं जो भी आपकी प्रॉब्लम, जो भी समस्या होगी मैं आपको सॉल्व, ठीक है? यस सर, थैंक यू यस सर, बाय सर, सर। थैंक यू सर, बाय बाय, गुड गुड नाइट नाइट। सर। और किसी को कोई दिक्कत तो बताइएगा, ठीक है? एकदम बिल्कुल चिल मारो, बायोलॉजी Yes, में sir. कोई टेंशन नहीं लेना। बस मैं ये चाहता हूँ कि किसी के भी मार्क्स 95-96 से कम ना आए। मैं तो देखो 100 चाहता हूँ, 100 आउट ऑफ 100 हर बार बच्चे लाते हैं, और मैं आपसे भी, आप सबसे भी यही उम्मीद करता हूँ, ठीक है? आप सब पढ़ने में अच्छे हो, आप सब अच्छे हो, तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग 100 लेकर के आओगे, लेकिन 95-96 से कम मत लाना, उससे उसके नीचे मुझे दुख होता है, ठीक है? ठीक, Yes, sir. चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, Bye, मिलते हैं sir. नेक्स्ट क्लास में, है ना? बाय। पहले 2 चैप्टर रिवीजन।